तो देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अंदर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी आपके टर्म्स पूरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में काम आने वाली है ना, उन टर्म्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म हमारे शीट के अंदर है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जिस बिजनेस के नाम से आप काम करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस एंटिटी या बिजनेस एंटरप्राइज बोलते हैं। यानी कि ऐसा यूनिट जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। जैसे रिलायंस लिमिटेड क्या कमॉन एंटिटी है, आर के मार्बल प्राइवेट लिमिटेड कमॉन क्या है? एंटिटी है। वंडर सीमेंट्स क्या कमॉन? एंटिटी है। ठीक है। सीएमपी ग्लासेस क्या कमॉन? एंटिटी है। ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? एंटिटी है। आगे सुनना, बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसी लेन देन जिसकी वजह से, एकदम सिंपल बताऊंगा मैं आपको, जिसकी वजह से बिजनेस के असेट्स या फिर लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल में अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कमॉन? बिजनेस का ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अगर पर्सनल कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से मेरे बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है। पर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स की परचेज हुई है, गुड्स की सेल हुई है, असेट खरीद के लेकर आए हैं, असेट सेल कर दिया है, लोन लेकर आ गए हैं, लोन रीपे कर दिया है, इंटरेस्ट पे कर दिया है, सैलरी पे कर दी है, रेंट पे कर दिया है, बिजली का बिल जमा करा दिया है, ये सब क्या है कमॉन? बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से मेरे बिजनेस का कैश कम हो रहा है या फिर कैश बढ़ रहा है। इनकी वजह से मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है या फिर लाइबिलिटी बढ़ रही है। इनकी वजह से मेरे बिजनेस के असेट लाइबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा है। तो ये मेरे कौन से ट्रांजेक्शन कम ऑन? बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। ये क्लियर होगी कहानी पक्की बात? श्योर। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या ऐसे इकोनॉमिक इवेंट जिसकी वजह से, पहली बात तो जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मतलब बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है तभी तो हम उसको क्या करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ है इसलिए ही तो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, इसीलिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। सर ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो किसी इंटरनल इंसान के साथ में हो सकता है या फिर एक्सटर्नल इंसान के साथ में भी हो सकता है। इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डुअल इम्पैक्ट होता है। एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, या एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो दो जगह ये इम्पैक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस का ट्रांजेक्शन। जो बच्चे नए हैं वो कल एक्स्ट्रा क्लास में जब आएंगे तब उन्हें और बेटर समझ में ये चीजें आ जाएगी। आगे चलते हैं सर, अकाउंट्स क्या होता है। तो मैंने बताया था सर, सबसे पहले बताओ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल में। जर्नल में सारे टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे कैश चाहे क्रेडिट। अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि हम एक और बुक बनाते हैं, इसका नाम क्या होता है कमॉन? लेजर। अब जर्नल में तो मैंने ना क्या करा सर, मेरे 3 कस्टमर है, ए बी सी, तीनों कस्टमर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। पर लेजर के अंदर मैंने एक पेज बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक के ही ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद एक के ट्रांजेक्शन एक जगह यहाँ पे पोस्ट कर दिए। बी के पेज पे बी के ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड कर रखे थे वो यहाँ से उठा के यहाँ पे पोस्ट कर दिए। इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जगह को क्या बोलते हैं? ये जगह को बोलते हैं अकाउंट। ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? जर्नल से ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना। इसका मतलब क्या बोलते हैं? इसको क्लासीफाइंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं ट्रांजेक्शन को? जर्नल में। क्लासीफाई कहाँ पे करते हैं ट्रांजेक्शन को? लेजर में। क्या बना के क्लासीफाई करते हैं? लेजर अकाउंट। क्या होना था कमॉन? लेजर अकाउंट। ध्यान से सुन लेना, लास्ट बार रिवीजन हो रहा है चैप्टर का, एकदम मजा आ जाएगा। तो सर इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। इट शोज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। आगे चलते हैं, कैपिटल। चलो बताओ कमॉन, पहले तो बताओ प्रोप्राइटर यानी कि ओनर क्या होता है? हु इज द ओनर? ओनर वो पर्सन है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब हमने एक बात पढ़ाई थी, आपको एक बात बताई थी कि ओनर और बिजनेस को हम दोनों को अलग अलग सेपरेट इंसान ट्रीट करते हैं। सेपरेट इंसान ट्रीट करते हैं। ओनर अलग है, जेठालाल ओनर है, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, ये भी अलग है। जेठालाल ओनर है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, दोनों अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कोई पर्सन है क्या? नहीं। बट हम अकाउंटिंग के रेस्पेक्ट में इन दोनों क्या मानते हैं? अलग अलग पर्सन मानते हैं। सुनना, जेठालाल ने अपने घर से लाके जो भी पैसा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट किया ना, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक लायबिलिटी है। कमॉन, क्या है वो? लायबिलिटी है। क्यों सर? एक ही तो बात है, मालिक अपने धंधे में पैसा लगा रहा है तो वो उधार तोड़ना है? उधार है। क्या है वो कमॉन? एक उधार है, लायबिलिटी है। वो बिजनेस पे एक लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है वो? इंटरनल लायबिलिटी। उसे बोलते क्या है? कैपिटल। क्या बोलते हैं कमॉन उसको? कैपिटल। तो वापिस सुनना, ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, वो बिजनेस के ऊपर एक क्या होती है कमॉन? लायबिलिटी होती है। क्योंकि ओनर एक अलग इंसान है और बिजनेस एक
अलग इंसान है, हम दोनों को अलग अलग इंसान मानते हैं। आप ओनर हो, मैं बिजनेस हूँ, आपने मुझे लाके पैसे दिए, मेरे में पैसे इन्वेस्ट करे, तो वो मेरे लिए पता है क्या है, एक लाइबिलिटी का क्या है, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, वो बिजनेस के ऊपर क्या है, एक लाइबिलिटी है। पर ओनर घर का इंसान है, इसलिए कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। और इस इंटरनल लाइबिलिटी होता है, क्या बोलते हैं कमॉन, कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको कमॉन, कैपिटल। तो पहले बताओ ओनर कौन होता है, जेठालाल। अपने एग्जाम्पल में जेठालाल ओनर है। अब ओनर है कौन, द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन दी बिजनेस। रिस्क भी किसका, ओनर का। रिटर्न भी किसको मिलेगा, ओनर को। तो द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क एंड एंजॉय ऑल द रिटर्न्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर या फिर ओनर। प्रोप्राइटर या फिर ओनर। ओनर का सिनोनिम क्या है, कमॉन, प्रोप्राइटर है। अब बताओ कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, इट इज अ लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस। विच लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। स्पेसिफिकली नाम क्या है इसका, कैपिटल। क्या नाम है, कमॉन, कैपिटल। तो ये देखो आपने पढ़ा कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल भी कवर कर लिया, ओनर भी कवर कर लिया, एकदम साथ में बंद रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर एंड देयरफॉर इट इज नोन एज नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ये। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, या तो ओनर अपने घर से कैश लाके धंधे को लगाएगा, या फिर अपने घर से कोई असेट लाके बिजनेस में लगा देगा। या तो पैसे, या तो कैश लाके, रोकड़ा लाके अपने बिजनेस में लगाएगा, या फिर असेट लाके अपने बिजनेस में लगा देगा, इन्वेस्ट कर देगा। इसको बोलते हैं कौन, क्या है, कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल। सेट है कहानी, क्लियर। आगे देखो, ड्रॉइंग। जो पैसा तुमने मेरे पे इन्वेस्ट किया, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, वो बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी है, वो बिजनेस के ऊपर एक तरह से कैपिटल है, वो कैपिटल एक लाइबिलिटी है। पर वही पैसा तुम वापस ले गए मेरे से निकाल के, तुमने वो पैसा वापस से ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया पैसा, उसे क्या बोलेंगे अमोन, ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे अमोन, ड्रॉइंग। तो बताओ ड्रॉइंग क्या हुआ, इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर। कहां से विड्रॉ करा, बिजनेस या घर, बिजनेस से कुछ पैसा घर पे ले जाना इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं कमॉन, ड्रॉइंग। समझ में आ रहा है क्या, पक्की बात, श्योर। तो इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सन, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। और इससे पता है क्या कम होगी, इससे जो पैसा धंधे में ओनर ने लगा रखा है, वो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे यार आपने मेरे को 10 लाख रुपए दिए थे यार, आप इसमें 2 लाख रुपए वापस निकाल के ले गए, तो आप बताओ अब आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना बचा, 8 लाख। तो बताओ ड्राइंग से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। धंधे में जो पैसा आपने लगाया था वो क्या हो गया, कम ऑन, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है पक्की बात, और क्लियर कहानी। आगे चलो। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी को पे करना है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी को किसी को पे करना है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो मुझे किसी और को पे करना है, इज कॉल्ड एज लायबिलिटी, कॉल्ड एज लायबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, वन इज इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ओनर ने जो पैसा मेरे पे लगाया, बिजनेस हूं मैं, बिजनेस पे लगाया, वो भी बिजनेस के ऊपर एक तरह से क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक ने, मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेके आया मैं, तो बैंक से जो लोन मैं लेके आया वो भी बिजनेस के ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है। ओनर का पैसा भी मेरे पे लायबिलिटी है, बैंक से जो पैसा लेकर आया वो भी मेरे पे क्या कौन, एक लायबिलिटी है। अब मुझे तुम बताओ, बैंक से जो लोन आया है और ओनर ने जो मुझे पैसे इन्वेस्ट करे हैं, दोनों लायबिलिटी है। ठीक है, दोनों पर्सन में से मेरे घर का आदमी कौन है, मतलब मेरे थोड़ा सा नियर डियर कौन है, ओनर है। तो ओनर ने जो मुझ पे पैसे लगाया है और ओनर वो मुझसे पैसे मांगता है, लायबिलिटी तो है, पर कौन सी, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल लायबिलिटी है। समझ में आ गया सबको, आपको इंटरनल लायबिलिटी का मतलब इट इज द लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। जितना पैसा मुझसे ओनर मांगता है वो मेरी कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, कम ऑन, इंटरनल लायबिलिटी। और जो भी पैसा मुझसे ओनर के अलावा कोई और मांगता है वो भी मेरे पे क्या है, एक लायबिलिटी है। कौन सी, एक्सटर्नल लायबिलिटी यार, कम ऑन। इट इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, इट इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आ रहा है पक्की बात, श्योर श्योर श्योर। आगे चलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी में 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है नॉन करंट और एक होती है नॉन करंट। अब सर नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो आपको चुकानी तो है, पर साल के एंड से अगले 12 महीने के अंदर अंदर चुकानी है। लायबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द
ईयर या फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। साल के एंड पे आपसे 5 लाख रुपए लोग बाग मांगते हैं। साल के एंड पे यानी कि 31 मार्च पे लोग बाग आपसे 5 लाख रुपीज मांगते हैं। तो आपकी बताओ लाइबिलिटी कितने रुपए की हुई? 5 लाख रुपीज की लाइबिलिटी हो गई। अच्छी बात है। इस 5 लाख में से आपको 2 लाख रुपीज पे करने हैं। बताऊं कब तक पे करने? पे करने टिल 31 मार्च 2027 तक, यानी कि ईयर एंड से अगले 1 साल में पे करने हैं। और इस 5 लाख में से बचे हुए 3 लाख आपको पता है कब पे करने? आफ्टर 31 मार्च 2027, यानी कि 1 अप्रैल 2027 के बाद पे करने, यानी कि 12 महीने के बाद पे करने हैं। तो ये 5 लाख रुपीज की जो लाइबिलिटी है ना 31 मार्च 2026 को, इसमें से बताओ करंट लाइबिलिटी कौन सी है और नॉन करंट कौन सी है? करंट कौन सी है? इस 5 लाख में से मुझे, मैंने पे नहीं करे अभी तक, पे कर दूंगा तो लाइबिलिटी नहीं है। पर इस 5 लाख में से मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर जिसे पे कर दूंगा वो आज क्या है? करंट लाइबिलिटी। और इस 5 लाख में से अगले 1 साल के बाद मैं कुछ पे करूंगा तो वो आज क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ 5 लाख कितनी करंट है और कितनी नॉन करंट है? 2 लाख करंट लाइबिलिटी और 3 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी है। इस 5 लाख में 2 लाख मुझे नेक्स्ट 1 साल में पे कर देना है और 5 लाख में 3 लाख मुझे 1 साल के भी बाद में पे करना है। समझ में आ रही पक्की बात? श्योर श्योर श्योर। तो बताओ करंट लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी रिपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट या फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर या फ्रॉम द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। बोलो क्लियर है कहानी पक्की बात? श्योर। ओके। अब बात करते हैं सर असेट। असेट क्या होते हैं? सुनना ध्यान से। हम बात कर रहे हैं पर्सनल असेट की या बिजनेस असेट की? हम पूरी बातचीत यहाँ पे बिजनेस की करेंगे, पर्सनल की बात नहीं करेंगे। मोबाइल क्या है? पर्सनल असेट है या बिजनेस असेट है? ये मेरा पर्सनल असेट है, ये मेरे नाम पे है, ठीक है। पर ये लैपटॉप सिस्टम ये सब मेरे बिजनेस के नाम पे है, सीएमपी क्लास के नाम पे है, तो ये मेरे बिजनेस के असेट है। समझ में आ रही पक्की बात? श्योर। तो मैं किस असेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? बिजनेस असेट की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। असेट क्या होता है? असेट का मतलब एनी प्रॉपर्टी और रिसोर्स। फर्स्ट पॉइंट, एनी प्रॉपर्टी और रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, विच विल गिव FEB। थर्ड पॉइंट, विच विल गिव FEB फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सुनना ध्यान से। ये कंप्यूटर, ये सिस्टम, ये पैनल, ये AC, ये बिल्डिंग क्या प्रॉपर्टी है? हाँ। रिसोर्स है? हाँ है। क्या इसकी ओनरशिप मेरे बिजनेस के पास में है? हाँ। इसके ओनरशिप मेरे बिजनेस के पास में है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है? हाँ प्रॉपर्टी है। ओनरशिप किसके पास में है? बिजनेस के पास में है। क्या इससे मुझे अभी पढ़ाने में हेल्प हो रही है? क्या क्या इससे मुझे पढ़ाने में फ्यूचर में भी हेल्प होगी? क्या क्या इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? क्या क्या इससे मुझे फ्यूचर में फायदा मिलेगा? क्या हाँ, प्रेजेंट में भी मिल रहा है और आगे फ्यूचर में भी मिलेगा। क्या है मेरा? ये असेट है। क्या कमोन? ये असेट है। अब सुना ध्यान से। मेरे पास एक लैपटॉप और रखा हुआ है, बिजनेस के नाम से ही है। रिसोर्स है, प्रॉपर्टी है, हाँ। ओन बाय बिजनेस है, हाँ। पर सुनो, वो लैपटॉप मेरे कोई काम का नहीं है। वो लैपटॉप खोल दे, ओपन करते ही हैंग होता है, अटक जाता है, कोई काम का नहीं है। वो मेरे कोई काम नहीं आ रहा, ना वो मेरे फ्यूचर में कोई काम आने वाला है। i3 उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है और पता नहीं कौन सी पुरानी जेन की उसके अंदर विंडोज है, ठीक है। अंदर उसके अंदर हार्ड डिस्क है, अटक के चलती है, कोई मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए कबाड़ है। प्रॉपर्टी है? हाँ है। ओन बाय बिजनेस है? हाँ है वो लैपटॉप। पर क्या वो लैपटॉप से मुझे फ्यूचर में फायदा होने वाला है? क्या नहीं। तो वो लैपटॉप भी पड़ा होने के बाद भी वो मेरा क्या है? असेट नहीं है। क्योंकि असेट वही चीज होगी जिससे मुझे क्या होने वाला है? कमॉन, फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। वो भी कब? फ्यूचर में। कमॉन, कब? फ्यूचर में। बोलो क्लियर कहानी पक्की बात? श्योर। ऐसी कोई मशीन है मेरे पास जो आज गुड्स मैन्युफैक्चर करने में मेरे को हेल्प ही नहीं कर रही है, जिससे गुड्स मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहे हैं, जो कबाड़ है, जो रद्दी हो चुकी है? क्या वो असेट है? नहीं। हर मशीन असेट नहीं होती। वही मशीन असेट होती है पहली बात तो जो मेरी हो और जिससे मुझे क्या मिलने वाला हो? फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला हो।
अगर वो मेरी है भी और बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो वो मेरा सेट नहीं है। कुछ समझ आ रहा है क्या? तो आप कभी कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ मशीन क्या है बेटा, तो तुम्हें बोल देना सेट है। तुम्हें बोलना सर क्या ये मशीन आपकी खुद की ओनरशिप में है क्या? बोले हाँ सर, बोलेंगे हाँ बेटा ये मेरी खुद की है, मेरी खुद की ओनरशिप में है, ठीक है। क्या सर ये मशीन आपको फ्यूचर में कमा के देगी क्या? हाँ कमा के देगी सर, आपके एसेट है। अब सर बोले नहीं ये मैं इसका मालिक ही नहीं हूँ, मशीन है तो किसी और की पड़ोसी की एसेट है, पड़ोसी की मशीनरी है, तो क्या वो मेरी एसेट है क्या? पहले बताओ, पड़ोसी की मशीनरी मेरी एसेट है क्या? नहीं। मेरी एसेट होने के लिए पहले तो क्या होना चाहिए, मैं उसका मालिक होना चाहिए या वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, और मुझे उससे क्या मिलना चाहिए फ्यूचर में? फायदा मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, तब जाके वो मेरी क्या होगी? कमॉन असेट होगी। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ असेट, ठीक है, नॉन करंट असेट और एक होता है कमॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट और करंट असेट क्या होता है? देखो ऊपर पढ़ के आए, ये समझ सकते हो उस लाइन से आप। ऐसा कोई असेट जिसका फायदा मुझे अगले 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाएगा बैलेंस शीट डेट से, तो वो मेरे लिए क्या है? करंट असेट। और ऐसा कोई असेट जिसका फायदा मुझे करंट असेट 12 मंथ्स के बाद में मिलेगा, तो वो मेरा आज क्या है? नॉन करंट असेट। क्या कमॉन? नॉन करंट असेट। 31 मार्च 2026 पर मेरे पास में 10 लाख रुपीज के असेट हैं। इस 10 लाख में से मुझे 4 लाख रुपीज के असेट का बेनिफिट जो है वो 31 मार्च 2027 तक, यानी कि ईयर एंड से अगले 1 साल तक मिल जाएगा। तो ये 4 लाख बताओ मेरा कौन सा असेट है? करंट असेट है। और बचे हुए 6 लाख के असेट का फायदा मुझे इस डेट के, इस ईयर एंड से 1 साल के भी बाद में मिलेगा, तो बताओ ये 6 लाख कौन सा असेट है? नॉन करंट असेट है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। बोल समझ में आगे बात? पक्की बात? श्योर? ओके। नॉन करंट असेट में भी बेटा 4 कैटेगरी के असेट होते हैं। एक होता है फिक्स असेट, एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, मतलब हमने किसी को लोन दिया। अब सर ये फिक्स असेट क्या होता है? फिक्स असेट का मतलब होता है जिसको मैं परचेज करके लेकर आया हूं, जो मेरा असेट है, पर मैं इसको बेचने के लिए नहीं लाया हूं, इसको मैं यूज करने के लिए लाया हूं, वो भी कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए लाया हूं। तो वो मेरा कौन सा असेट होता है? कमॉन फिक्स असेट होता है। कौन सा होता है? कमॉन फिक्स असेट होता है। फर्नीचर, कंप्यूटर, पैनल, एसी, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, ये मैं बेचने लाया हूँ, धंधे में यूज करने लाया हूँ? धंधे में यूज करने के लिए लाया हूँ। ये सब कौन से असेट है मेरे लिए? फिक्स असेट। कौन से? कमॉन फिक्स असेट। कौन से? कमॉन फिक्स असेट। फिक्स असेट में फिर 2 कैटेगरी होती है कमॉन, कौन कौन सी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब सुनना सर ध्यान से। टेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, स्पेलिंग गलत है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा वो क्या है? कमॉन टेंजिबल असेट है। और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा वो क्या है? कमॉन इनटेंजिबल असेट है। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना ध्यान से। कंप्यूटर के अंदर मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर मैंने अलग से परचेज किया है 5,000 रुपये देके, जिससे भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये दिख रहा है आपको? ये सिस्टम, इफ यू कैन सी इट, ये देखो ना, बोल रहा हूँ माइक की ऑडियो ऊपर नीचे हो रही है, ये रिकॉर्ड कर रहा है इसको। कम ऑन, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने 5,000 रुपीज दे के परचेज किया है। क्या इस सॉफ्टवेयर को मैं छू सकता हूँ? मैं तो कंप्यूटर छू सकता हूँ, ये तो मैं मॉनिटर छू पा रहा हूँ, हेलो, पर सॉफ्टवेयर को मैं टच नहीं कर पा रहा। सॉफ्टवेयर तो कोडिंग है अंदर, तो सॉफ्टवेयर क्या मेरा असेट है क्या? पर ये बताओ, ये 5,000 रुपए का जो असेट मैंने परचेज किया है, ये 5 साल के लिए मेरे को लाइसेंस मिला यूज करने का। लॉन्ग टर्म है, हाँ। फायदा मिलेगा 12 महीने के बाद भी, हाँ। नॉन करंट असेट है, हाँ है। फायदा मिलेगा, हाँ है। यूज करने के लिए लाया हूँ ये सॉफ्टवेयर, है बेचने के लिए लाया हूँ? यूज करने के लिए लाया हूँ, तो फिक्स रेट है, हाँ है। पर क्या मैं ये सॉफ्टवेयर को देख सकता हूँ क्या? नहीं। अरे मैं तो इसका इंटरफेस देख पा रहा हूँ भाई, ये कैसे बना है वो थोड़ा ना मुझे दिख रहा है। समझो आप बात, कोडिंग जो हुई है वो तो अंदर है, इसके सिस्टम के अंदर कोडिंग है, वो मैं टच थोड़ा कर पा रहा हूँ हाथों से। हेलो कमॉन, ये कोड जा रहा है, अरे इसको कोड को टच किया, अरे देखो टच कर दिया मैंने कोड को, अरे ऐसा नहीं कर सकता कमॉन में। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल असेट है। कमॉन क्या है? ये इंटेंजिबल असेट है। पक्की बात? और फिर मैंने एग्जाम्पल और दिया था। आप हो ऑथर, आपने बुक लिखी, पर वो आपकी जो पोयम आपने लिखी है, जो बुक आपने जो लिखी है, उसको मैं छाप के बेचना चाहता हूं, मैं पब्लिशर हूं। आप कौन हो? ऑथर हो या राइटर हो? आपने कोई चीज लिख दी, कविता लिख दी आपने, अब वो कविता को प्रिंट करके मैं चाहता हूं बेचना, तो वो कविता किसकी प्रॉपर्टी है? वो राइटिंग किसकी प्रॉपर्टी है? जो आपने पोयम लिखी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी है। आपने लिखी तो प्रॉपर्टी तो आपकी है, वो प्रॉपर्टी तो वो आपकी है। पर क्या वो कविता दिख रही है क्या आपको कहीं पे? उस कविता को जाके मतलब वो पोयम को आप टच कर सकते हो क्या? छू सकते हो क्या? नहीं सर।
उसको बस आप बोल सकते हो, फील कर सकते हो, यू कैन नॉट टच दैट। तो वो जो आपके पास में आपकी पोएम राइटिंग है ना, वो आपके लिए क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है, जिसको आप मुझे किराए पे देके वो छपवा के आगे पैसे कमा सकते हो। एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपने कोई फोटोग्राफ क्लिक करी, अब वो फोटोग्राफ मैगजीन में, बहुत बड़ी मैगजीन में छापना चाहते हैं मैगजीन के ओनर, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। या आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, या फिर आपने कोई फोटोग्राफ क्लिक करी जो आपके मोबाइल में है। अब वो फोटोग्राफ इतनी प्यारी है, आप रणथंभौर जाके आए थे, वहां पे आपने टाइगर की फोटो ले ली, किस्मत थी आपकी, उस दिन आपको दिख गया टाइगर। रणथंभौर सफारी, जंगल सफारी में जाते हैं ना, तो आपको वाइल्ड एनिमल दिख गए, शानदार, आपने फोटो क्लिक कर ली। अब आपके पास में ऑस्ट्रेलिया से फोन आया कि बोले जी हमारी मैगजीन छपती है, तो हम वर्ल्ड के जो भी बेस्ट फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी हम फोटो ले लेके मैगजीन में प्रिंट करके हम उसको डिस्प्ले में लाते हैं। तो बोले हमको आपकी फोटो बहुत अच्छी लगी, आपने जो इंस्टाग्राम पे डाली थी, प्लीज उसका ओरिजिनल फोटो हमको शेयर शेयर कर दो, हम उसे अपनी मैगजीन में छापना चाहते हैं। आप फ्री में दे दोगे क्या? दे दोगे फ्री में? क्या है वो? आपकी प्रॉपर्टी है। फोटोग्राफ अगर आपने लिए ना तो आपकी प्रॉपर्टी है। अब आप उनसे करोड़ों रुपए ले सकते हो वो फोटोग्राफ देने के लिए, परमिशन देने के लिए कि छाप दे तेरी बुक में। समझ में आ रही है बातचीत? हेलो। तो फोटोग्राफ आपका लिए, आपके लिए क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। क्या कमोन, आपके लिए एक इंटेंजिबल असेट है। अरे फोटो थोड़ा ना देख सकते, छू सकते हैं यार। आप फोटोग्राफ मोबाइल को छू सकते हो यार, मोबाइल के अंदर जो फोटो है उसको थोड़ा ना छू सकते हो, देख सकते हो, पर उसकी वैल्यू है कि नहीं है? वैल्यू है। तो वो क्या है कमोन, एक असेट है। कौन सा? इंटेंजिबल असेट। कुछ समझ में आया? ऐसे ही आपने कोई बढ़िया कार की डिजाइन बनाई कि अगर ऐसी कार बनेगी तो ये कार जो है एकदम सेफ रहेगी, एक्सीडेंट होने के बाद में भी इसमें अंदर आदमी मरेगा नहीं, या इसकी स्पीड 300 तक भी पहुंच सकती है। ऐसी कार का आपने डिजाइन बनाया, सिर्फ कार नहीं बनाई आपने। आपने क्या बनाया? सिर्फ डिजाइन बनाया। टार्जन दी वंडर कार, टार्जन दी वंडर कार मूवी के अंदर जो कार होती है उसका डिजाइन बनाता है अजय देवगन। फिर बाद में वो डिजाइन कौन चुरा लेते हैं? उसके पार्टनर्स, और उसको मार देते हैं। और उसके बाद उनका बच्चा होता है वो बदला लेता है, अगर किसी ने मूवी देखी हो तो, आई डोंट नो। तो टार्जन द वंडर कार का डिजाइन अजय देवगन का था, तो उसके लिए वो क्या थी? इंटेंजिबल असेट। क्या थी कमॉन? इंटेंजिबल असेट। आपने कार की डिजाइन बनाई और आपने कार की डिजाइन बना के फेरारी को बेच दी, पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे? क्या बेचा आपने? टेंजिबल असेट बेचा क्या, या इंटेंजिबल बेचा? इंटेंजिबल असेट बेचा आपने अपना। समझ में आ रही है आपको बात? तो इंटेंजिबल असेट भी होते हैं और टेंजिबल असेट भी होते हैं। वैसे मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई है, बट मैं तो कोई बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल का मतलब इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल का मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। टेंजिबल का एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल, ठीक है, ये सब होते हैं अपने टेंजिबल असेट, ठीक है। इंटेंजिबल एग्जांपल होते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, इसके अलावा आपके रेसिपी, फॉर्मूला, आपको मैंने बताया अभी क्या नाम, डिजाइन, ये सब क्या होते हैं कमॉन? आपके कॉपीराइट, ये सब आपके होते हैं कमॉन इंटेंजिबल असेट। क्या होते हैं कमॉन? इंटेंजिबल असेट। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जेब से पैसा गया, जेब से पैसा खर्च कर दिया आपने। अब जेब से या तो पैसा आप खर्च करोगे असेट परचेज करने में, या आप जेब से पैसा खर्च करोगे लायबिलिटी को रीपे करने में। असेट परचेज किया आपने या लायबिलिटी रीपे करी, या फिर आपने जेब से पैसा खर्च करा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने में, एक्सपेंस का पेमेंट करने में। तीन जगह पैसा खर्च होगा, या तो असेट खरीद के ला रहा हूं, या फिर लायबिलिटी को चुका रहा हूं, या फिर मैं छोटे मोटे खर्चों को पे कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को पे कर रहा हूं। पहले तो ये बताओ असेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है? असेट का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी, सर प्लीज ध्यान से देखना नए बच्चे प्लीज। असेट का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप या कंट्रोल मेरे पास में है, और जिससे मुझे क्या होने वाला है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी खर्चा मेरा हुआ है, ऐसी कोई भी मेरी कॉस्ट लग गई है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, जिसका बेनिफिट मिल चुका है, जिसका बेनिफिट मैंने कंज्यूम कर लिया है। कब? आपके अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। आपने साल भर एम्प्लॉय से काम करवाया, आपने उसको तनख्वाह दे दी, सैलरी दे दी। अब आपने जो साल भर की सैलरी दी है, तो क्या इस सैलरी से वो अगले 10 साल तक आपके लिए नौकरी करेगा यार?
या आगे फिर काम कराओगे तो फिर पेमेंट देना पड़ेगा, फिर काम कराओगे फिर पेमेंट देना पड़ेगा। तो अभी जो आपने उसको पेमेंट दिया है, अभी जो आपने खर्चा किया है, अभी जो इस साल की आपने तनख्वाह दी है, क्या उसका फायदा आपको इस साल मिल गया है क्या? अरे आपने साल भर काम करवाया बंदे से, फायदा लिया, पेमेंट कर दिया। तो ऐसी चीज जिसका फायदा करंट अकाउंटिंग में मिल जाता है, वो क्या होता है मेरा कमोन? एक्सपेंस होता है। क्या होता है कमोन? एक्सपेंस होता है। मैंने एक महीना, 1 मंथ के लिए मैंने किसी की स्पेस किराए पे ली, स्पेस को यूज किया, रेंट पे कर दिया, 20,000 रुपीज का रेंट पे करा, स्पेस को यूज कर लिया। क्या ये 20,000 रुपए का फायदा मिल चुका है या फ्यूचर में मिलेगा? 20,000 रुपए पहले तो मैंने एक महीने चलाया, एक महीने जगह यूज करी, 20,000 रुपए दे चुका हूं मैं। तो ये 20,000 रुपए का फायदा मिल चुका है या फ्यूचर में मिलेगा? मिल चुका है। पर मैं अगले 4 महीने का रेंट एडवांस में दे दूं तो फायदा फ्यूचर में मिलेगा। वापिस सुनना, मैंने जगह यूज कर ली, रेंट दे दिया, फायदा मिल गया या मिलेगा? जगह यूज करी और यूज करने के लिए रेंट दिया, तो फायदा मिल गया या मिलेगा? वापिस सोचो, मैंने जगह यूज कर ली, जगह का बेनिफिट ले लिया मैंने, और पेमेंट दे दिया मैंने, फायदा मिल गया है या मिलेगा? मिल गया है या मिलेगा? मिल गया है ना? मिल गया है तो ये एक्सपेंस है। और अगले साल भर का रेंट भी आज एडवांस में पे कर दिया, पर अभी तक वो अगले साल भर का जगह मैंने यूज नहीं करी है, अब फ्यूचर में करूंगा, तो अब ये क्या है? असेट है। अब क्या है कमोन? ये असेट है। अगर 1 साल का रेंट एडवांस में दिया, आपके लिए क्या है? असेट है। और यूज करने के बाद, एडवांस यूज करने के बाद में आप रेंट पे कर रहे हो, तो क्या है कमोन? एक्सपेंस है। मैंने आज मोबाइल परचेज किया, फायदा ले लिया है, फ्यूचर में लूंगा? आपने आज मोबाइल नया लेके आया, पेटी पैक मोबाइल लेकर आए, ठीक है, फायदा ले लिया है, फ्यूचर में लोगे? कल लोगे ना, कल के बाद लोगे, आज तो लाए हो, या जब लाए हो उसके बाद लोगे फायदा, उसके बाद तो कैसे लोगे? ठीक है, तो ये क्या है अपना? असेट है एक्सपेंस? असेट है एक्सपेंस? असेट, बिजनेस के नाम से मोबाइल लाया, फायदा फ्यूचर में मिलेगा, असेट है। क्या कम ऑन? असेट है, पक्का असेट है, श्योर। मैंने एक महीने बात कर ली, एक महीने बात कर ली इससे, और बात करने के लिए रिचार्ज जमा करा दिया, पोस्ट पेड है मेरा कनेक्शन। एक मैंने बात करी, 800 रुपये बिल आया, पे कर दिया मैंने। तो ये 800 रुपये का जो मैंने बिल पे करा है, इसका फायदा बातचीत करके मिल चुका है, या 800 रुपये जो मैंने पे करा है उससे जीवन भर में बात कर सकता हूँ? फायदा मिल चुका है या फ्यूचर में मिलेगा? मिल चुका है। तो ये जो बिल जमा कराया है मैंने, टेलीफोन बिल, वॉइस कॉल रिचार्ज, क्या है ये? एक्सपेंस है। क्या कम ऑन? ये एक्सपेंस है। इंटरनेट बिल क्या है? एक्सपेंस है। इंटरनेट में यूज करता हूँ, फायदा मिल जाता है, एक्सपेंस है। रेंट मैंने जगह यूज करी, रेंट पे कर दिया, एक्सपेंस है। इंसान से काम करवाया, तनख्वाह दी, सैलरी, एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है पक्की बात? श्योर? अरे बोलो यार। वो एक्सपेंस है सर, बिल्कुल। सर वो असेट ही होगा। तो क्या हो गया? पेमेंट आज के आज कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट आज के आज कर देना इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। भाई ने बोला सर आपने फोन ईएमआई पे ले लिया, फोन आपने ईएमआई पे ले लिया, तो पेमेंट तो आपने आज किया ही नहीं। अरे तो पेमेंट मैंने आज नहीं किया, पर मैंने लोन ले लिया ना उल्टा, मेरी लायबिलिटी भी हो गई और उतना ही असेट भी हो गया। मोबाइल तो मेरा असेट हो गया, और जितना मैंने लोन लिया वो मेरी लायबिलिटी भी हो गई। असेट तो है ही, मोबाइल तो है ही ना मेरा, असेट तो ही, फायदा फ्यूचर में मिलेगा। फायदा थोड़ा मिल चुका है अभी तक, फायदा फ्यूचर में मिलेगा, मेरा असेट भी है। ब्रो मैं आपको, मैं क्या बोला कि जो नए बच्चे आए ना, वो दो डुअल माइंड आपको सोचना सिखाऊंगा मैं कल, क्योंकि एक ही अकाउंट्स के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो आपको कल समझ में आ जाएगी चीज़, कि आप एट द सेम टाइम पैसे ला रहे हो, वो आपके लिए उधार भी है, और एट द सेम टाइम वो आपके लिए कैश असेट भी है। याद आया क्या पढ़ाया था? जो चीज़ आपके लिए असेट है, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए लायबिलिटी भी हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो पहले से आ रहे हैं, कि इस बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक ही चीज़ के दो अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो कल समझ में आ जाएगी चीज़ आपको। ठीक है, जो कोई डाउट है बचा के रखना, कल पूछना, मजा आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बता रहा था, असेट का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अपन मालिक हैं और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। और एक्सपेंस का मतलब ऐसा कोई आइटम है, ऐसे कोई कॉस्ट जिसका मुझे बेनिफिट करंट अकाउंटिंग में मिल चुका है, वो होता है एक्सपेंस। अब सुना ध्यान से, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनना, जो नए बच्चे हैं उनका रिवीजन नहीं है, जो पुराने कब से आ रहे हैं उन्हीं का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आपको तो हो सकता है टर्म समझ में भी नहीं आ रही होगी, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ ये, मैं 7 दिन से ये पढ़ा रहा हूँ, और उसको आज रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, घबराना मत, आपके साथ वापस होने वाली है ये चीज़ें। ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा खर्च हो गया जेब से। अब जेब से पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, या तो मैं असेट लेकर आ रहा हूं उस पर एक्सपेंडिचर हो गया, या लाइबिलिटी रीपे कर रहा हूं उस पर एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा हूं उस पर एक्सपेंडिचर हो गया। सैलरी पे कर दी, सैलरी क्या है, असेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के ऊपर जो खर्चा किया, एक्सपेंस को पे करने के लिए जो पैसा बाहर गया, एक्सपेंडिचर हुआ, वो क्या है मेरा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट को परचेज किया, फर्नीचर लेकर आया, असेट को परचेज किया, परचेज करने पे जो मेरा खर्चा हुआ, पैसा बाहर गया, एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट को परचेज करने में जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट को एक्सपेंस को पे करने में जो खर्चा हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुल मिला के चाहे एक्सपेंस पे खर्चा हुआ चाहे असेट पे खर्चा हुआ, क्या चीज है वो? एक्सपेंडिचर। जेब से पैसा बाहर गया या जाने वाला है, एक्सपेंडिचर। जेब से पैसा बाहर गया और असेट अंदर आया, तो ये खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जेब से पैसा बाहर गया और असेट तो नहीं आया पर फायदा मिल गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कब से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ सकता है, जो हो सकता है अभी आज कल में आने लगे हैं आपको समझ में हो सकता है ना आए, घबराना मत, ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है। आगे चलते हैं सर। एक्सपेंस, सर रिवीजन लास्ट में बोलना सर, अभी हो नहीं पाएगा खत्म। एक्सपेंस का मतलब मैंने बताया ऐसी कोई कॉस्ट जिसका क्या मिल चुका है, बेनिफिट मिल चुका है। कब मिल चुका है? करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिल चुका है। अब बेनिफिट कैसे मिलता है? दो चीज से बेनिफिट मिलता है, या तो इनकम बढ़ जाए कोई चीज से, या फिर एक्सपेंस कम हो जाए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। रेवेन्यू क्या होता है बताओ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बताओ? मेरा जो मेन काम है, मेरे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगी? फीस कलेक्शन। क्या होगी कमॉन? फीस कलेक्शन। मेरे लिए रेवेन्यू क्या है? फीस कलेक्शन। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं यार। अगर मेरी फीस 10,000 रुपीज है तो मेरा रेवेन्यू 10,000 है, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये 10,000 की फीस को अर्न करने में 3,000 रुपीज का क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना है? 7,000। पर मैं प्रॉफिट और एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बात कर रहा हूँ, मेरी ग्रॉस फीस कितनी है? 10,000। तो मेरा रेवेन्यू कितना है? 10,000। समझ में आ रही बातचीत पक्का? तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स और अदर्स फ्रॉम मेन एक्टिविटी। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन एक्टिविटी, या फिर आपकी जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है? पढ़ा ना? मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो मेरे को ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश होगा वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। क्या कम ऑन? रेवेन्यू। तो फीस का आना मेरे लिए क्या है? कम ऑन, रेवेन्यू है। क्या कम ऑन? रेवेन्यू है। अच्छा, जरूरी नहीं आए। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इनकम को इनकम मानने में? अर्निंग या फिर रिसीविंग? अर्न कर लिया वो इंपॉर्टेंट है या रिसीव कर लिया वो इंपॉर्टेंट है? ये तो मैंने सबको समझाया था यार। हम अकाउंट्स में एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। हमने पैसा कमा लिया तो वो मेरी इनकम है, चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला, फ्यूचर में मिल जाएगा यार। इनकम तो पर उसी टाइम के जब मैंने उसको क्या कर लिया, कमॉन, कमा लिया। मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। जिनको नहीं बताया कोई टेंशन नहीं है, जिनको बताया उसी का रिविजन हो रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू। अब सुनना ध्यान से। इनकम में ना तीन टाइप की इनकम होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होंगे आपके गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, और एक होंगे आपके अदर इनकम। अच्छा सुन लेना, मैं फिर कह रहा हूं, इनकम जब भी बोल रहा हूं तो प्लीज ये समझ लेना, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। इनकम इज नॉट प्रॉफिट। इन्होंने गलत लिखा हुआ है बुक में, तो मैंने गलत लिखा हुआ है बुक में, नोट्स में। इन्होंने गलत शब्द यूज कर रखा है बुक में, तो मैंने भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे हाल फिलहाल। ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है सुनना। इनकम है मेरी फीस 10,000, ठीक है। इस 10,000 को अर्न करने के लिए मेरा एक्सपेंस हुआ, मेरा खर्चा हुआ 3,000 का। तो बताओ मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? तो बताओ प्रॉफिट और इनकम सेम हुई क्या? तो इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? ये तो आप भी समझ सकते हो दीदी, हेलो पीछे, ये आ सकता है आपको, इजी है। मेरी फीस है 10,000, तो 10,000 तो मेरी हुई इनकम। 10
1000 को कमाने के लिए मेरा खर्चा कितना हुआ 3000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 7000। तो इनकम है 10,000, प्रॉफिट है 7,000, तो इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट तो होता है इनकम माइनस एक्सपेंस, और इनकम पता है क्या होती है? ग्रॉस कलेक्शन। क्या होता है कमॉन? ग्रॉस कलेक्शन। जितना मेरा कमाया, जो मैंने कमाया 10 लाख, 10,000 मैंने कमाए, कमाई मेरी इनकम है, पर 10 लाख कमाने के लिए खर्च कितना करना पड़ गया 3,000, ये मेरा एक्सपेंस है। और 10,000 की कमाई में से एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,000। तो प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट होता है कमॉन क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस। कुछ आ रहा है क्या यार? ये तो हो गया ग्रॉस अमाउंट 10,000, ग्रॉस अमाउंट। पर 10,000 को कमाने के लिए 3,000 का एक्सपेंस कर दिया, ये हो गया एक्सपेंस। और 10,000 को कमाने के लिए 3,000 का एक्सपेंस कर दिया, तो 10 माइनस 3 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या वो सर जाने की लग गई क्या? हाँ, मैंने अभी आज अलग कर दिया ताकि और तुम्हें बेटर समझ में आ जाए। बताऊंगा सर। ये वो समझ में आया क्या? बोलो, जो कब से पढ़ रहे समझ में आया की बात। इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है? ग्रॉस कलेक्शन। इनकम 3 टाइप की होती है। एक तो होता है जो आपकी मेन एक्टिविटी से आपको आए, एक होता है जो आपको असेट बेच के मिले, फायदा मिले, और एक होती है अदर इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया आपको, कमीशन आपने कमा ली, कमीशन अर्नड, ये सब क्या होती है आपकी अदर इनकम। क्या होती है कमाने आपकी अदर इनकम? तो 3 टाइप की इनकम होती है मेजरली। एक तो होती है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मेरे लिए मेरे केस में फीस है। एक होता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, मान लो मैंने फर्नीचर बेचा और मुझे 200 रुपये का गेन हो गया, तो ये भी मेरी एक तरह से इनकम है। और एक होता है अदर इनकम, मान लो मैंने कोई किसी को गुड्स वगैरह सेल करवाया, किसी की बुक्स वगैरह सेल करवा दी, या कॉलेज में मैंने एडमिशन करवा दिया, तो मैंने कमीशन अर्न कर लिया, तो ये होती है मेरी अदर इनकम। क्या होती है कौन मेरी? ये अदर इनकम। तो इनकम में होती है ये सारी 3 चीज़ें, रेवेन्यू, गेन और अदर इनकम। इनकम सबसे बड़ी टर्म है, इसके अंदर आती है रेवेन्यू, इसके अंदर आता है गेन, इसके अंदर आती है अदर चीज़ें। ठीक है, इनकम में तीनों है और रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू है। मेरे केस में मैंने कमाया 25,000, 10,000 तो कमाए मैंने मेरी मेन एक्टिविटी से, वो हो गया रेवेन्यू। 2,000 रुपये मैंने कमाए असेट को बेच के, वो हो गया मेरा गेन। ठीक, कितने कमाए मैंने? तो बचे हुए 13,000 मैंने कमाए कमीशन से, वो हो गया मेरी अदर इनकम। तो 13 + 2 + 10, ओवरऑल मेरी इनकम कितनी हुई? 25,000। ओवरऑल जो मैंने कमाया वो मेरी इनकम है, धंधे से कमाया वो मेरा रेवेन्यू है, असेट बेच के कमाया वो मेरा गेन है, और इसके अलावा कहीं से कमाया वो मेरी अदर इनकम है। कुछ आया या नहीं आया? तो इनकम में 3 इनकम होती है, कौन कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गेन और अदर इनकम। समझ में आया क्या? पक्की बात, श्योर। इनकम बड़ा टर्म है, उसके अंदर एक पार्ट है रेवेन्यू, उसके अंदर एक पार्ट है गेन, उसके अंदर एक पार्ट है अदर इनकम। ठीक है, इसमें आपने जो ग्रॉस जो ग्रॉस आपने अर्न किया वही आता है यहाँ पे। जितनी मैंने कमीशन कमाई वही आएगी, जितना मेरे को गेन हो वही आएगा। यहाँ पे तो ग्रॉस आता है, ग्रॉस रेवेन्यू हमेशा आता है ग्रॉस अमाउंट, नीचे नहीं आता है। ये मैंने उस दिन भी समझाया था। गुड्स बताओ क्या होते हैं? व्हाट इज गुड्स? ऐसी आइटम, ऐसी कमोडिटी जिसको मैंने क्या करा है? परचेज करा है आगे सेल करने के लिए, या परचेज करा है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसा आइटम इसमें मैं क्या करता हूँ अमाउंट डील करता हूँ, मेरे होते हैं गुड्स। फर्नीचर शॉप वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, मेडिसिन शॉप वाले के लिए मेडिसिन मेडिसिन गुड्स है, और इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले के लिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी गुड्स है। क्लियर कहानी? स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? साल के स्टार्टिंग में मेरे पास में गोडाउन में कितने यूनिट ऑफ गुड्स थे। गुड्स हो गया मेरे लिए फर्नीचर, मेरे पास कितने फर्नीचर बचे हुए थे साल के स्टार्टिंग में, मेरे पास कितने फर्नीचर बचे थे, कितने पीस ऑफ फर्नीचर बचे थे, वो मेरा हो गया ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का माल मेरे पास स्टार्टिंग में था, वो मेरे पास हो गया ओपनिंग स्टॉक। और ईयर एंड पर मेरे पास में कितनी रुपए का गुड्स बचे हैं अनसोल्ड, वो हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया?
जब गुड्स परचेज करते हैं उसे क्या बोलेंगे, परचेजेज। जब गुड्स सेल करते हैं उसे क्या बोलेंगे, सेल्स। जब गुड्स को सेल किया पर रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न। जब गुड्स को खरीद के लाया पर रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। समझ में आया, पक्की बात श्योर। गेन का मतलब होता है जो धंधे का मेन एक्टिविटी नहीं है, मेरे लिए फीस गेन नहीं है, मेरे लिए फीस रेवेन्यू है। पर अगर मैंने फर्नीचर बेच के कुछ पैसा कमा लिया तो वो क्या है, गेन है। पर क्या मेरा काम फर्नीचर बेचने का है क्या, नहीं, मेरा काम पढ़ाने का है। तो पढ़ा के जो इनकम आ रही है, फीस आ रही है, वो तो है रेवेन्यू। और इसके अलावा ये असेट वसेट बेच के जो इनकम आ रही है वो क्या है, मेरा गेन। क्या कम ऑन, गेन है, दोनों इनकम। गेन भी इनकम है, रेवेन्यू भी इनकम है, पर रेवेन्यू अलग है और गेन अलग है। समझ में आई, पक्की बात और। आगे देखो, लॉस क्या होता है। सर आपके एक्सपेंस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या हो गया, आपको लॉस हो गई। चलो बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, अभी सिखाया, अभी सिखाया। मेरे एग्जाम्पल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, मेरी फीस, ग्रॉस फीस। साल भर में 10 लाख रुपए की फीस अर्न करी मैंने, वो मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या कमॉन, वो मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पर क्या मेरी टोटल इनकम है क्या, वो इनकम में तो गेन भी आएगा, इनकम में तो अदर इनकम भी आएगी। समझ में आया। पर रेवेन्यू में सिर्फ मेन एक्टिविटी से कमाने वाली इनकम आएगी। समझ में आ रही कि भाई, पक्की बात और क्लियर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मैंने गुड्स बेचे उसके बदले में पैसा मिलना है, मैंने ट्रेड किया उसके बदले में पैसा मिलना है, क्या है वो, ट्रेड रिसीवेबल। इंसान से पैसा मिलना है, वो क्या है, डेटर है। और अगर उस इंसान ने मेरे को कुछ लेटर लिख के दे दिया, प्रॉमिस लिख के दे दिया, तो वो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। सिखाया था मैंने। जेठालाल ने बबीता जी को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, तो जेठालाल के लिए बबीता जी कौन है, डेटर है। कौन है, कौन, डेटर है। पर बबीता जी ने प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया कि जेठा जी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं 1 लाख रुपीज आपको 1 महीने बाद पे कर दूंगी, तो फिर बबीता जी डेटर नहीं बनेगी, वो क्या बन जाएगी, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगी। पैसे आने हैं ना तो ट्रेड रिसीवेबल है, या तो इंसान से आने हैं तो डेटर है। और अगर वो इंसान को लिख के दे दे तो वही इंसान क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्या बन जाएगा, कौन, बिल्स रिसीवेबल। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। अब की बार आप बबीता जी की तरफ सोचो। जेठालाल से बबीता जी ने क्या किया, गुड्स परचेज किया। किस पे परचेज किया, क्रेडिट पे। तो बबीता जी के लिए जेठालाल एक क्या है, लायबिलिटी है। बबीता जी के लिए जेठालाल क्या है, एक लायबिलिटी है। बबीता जी से जेठालाल क्या मांगता है, पैसा मांगता है। बबीता जी ने गुड्स परचेज किया इसलिए जेठालाल पैसा मांगता है, तो बबीता जी के लिए जेठालाल पता है कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। और बबीता जी ने अगर जेठालाल को कुछ नोट लिख के दे दिया तो जेठालाल क्रेडिटर तो है, पर कौन सा क्रेडिटर बन जाएगा, बिल पेबल बन जाएगा। अगर अपन प्रॉमिसरी नोट लिख के देते हैं तो वही इंसान क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। समझ में आ रही बातचीत। आगे देखो, कॉस्ट क्या होती है। अरे यार, जितने रुपए का मेरे घर में मैं लाया, 200 रुपए का मैं लेकर आया, वो मेरे लिए क्या है, कमॉन कॉस्ट है। अच्छा, 250 में बेचा, वो क्या है, सेल प्राइस है। क्या कमॉन, वो सेल प्राइस है। वाउचर मैंने बता ही दिया था कल आपको कि आपको अगर अकाउंट्स में अकाउंटिंग करनी है ना, अकाउंटिंग करने से पहले आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, वाउचर बनाना पड़ेगा। या तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर बनाओगे, या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट के बिना भी क्या बनाओगे, वाउचर बनाओगे। चाहे कि थड़ी वाले को 5,000 रुपए का बिल पेमेंट करा तो उसने आपको कोई बिल नहीं दिया, पर फिर भी वो चाय का 5,000 रुपए का बिल को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, आपको वाउचर बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है तो यू नीड टू प्रिपेयर अ वाउचर। समझ में आ रही बातचीत, पक्का श्योर। डिस्काउंट में बताया था मैंने, 3 होते हैं, कौन कौन से, ट्रेड, कैश और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बल्क में अपन ने परचेज किया, बार्गेनिंग बार्गेनिंग कराई, तो अपन ने जो बार्गेनिंग कराई ना उसके बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बोलेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, टाइम से पहले पैसा पे कर दिया इसलिए जो फायदा मिला वो क्या है, कैश डिस्काउंट। और डिफेक्टिव गुड्स मैंने आपको भेज दिए, या जो आपने मांगे थे वो उसके अलावा मैंने कोई चीज आपको भेज दी और मैं चाहता हूं कि आप रिटर्न ना करो और मैं आपका प्राइस कम कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या हो जाएगा वो, रीबेट। क्या हो जाएगा मोन, रीबेट। बैड डेट्स क्या होते हैं, जेठालाल बबीता से पैसे मांगता है, बबीता डेटर है पर बबीता पैसे नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं देगी, ठीक है, भाग गई वो तो भैया, पूरे गांव छोड़ के, शहर छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के, क्या बन गया वो, बैड डेट्स। क्या हो गया सर वो, बैड डेट्स। बैलेंस शीट क्या होती है, ऐसा स्टेटमेंट जहां पे बची कुची लायबिलिटी और बचे कुचे असेट लिखते हैं। बुक वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो मैंने बुक्स में लिखी हुई है। मेरे असेट की वैल्यू बुक में 8 लाख है, मार्केट में तो 12 लाख का असेट है ये, पर बुक में 8 लाख लिखी हुई है, तो बुक वैल्यू क्या है, 8 लाख, और मार्केट वैल्यू क्या है, 12 लाख। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है,
असेट की वैल्यू में रिडक्शन आना, गिरावट आना। क्यों क्यों आ सकती है? या तो यूज करा, या टाइम बीत गया, या टेक्नोलॉजी नई आ गई, या फिर एक्सीडेंट हो गया। इनकी वजह से अगर असेट की वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है तो वो क्या है? कम ऑन, डेप्रीसिएशन है। एंट्री क्या होती है? जाओ रजिस्टर में बेटा एंट्री करके आ जाओ। एंट्री मतलब रिकॉर्ड करके आ जाओ। तो जिस प्रोसेस से हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? एंट्री। इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को रिपे नहीं कर पाएगा, वो इंसॉल्वेंट है। और ऐसा पर्सन जो अपना डेट्स रिपे कर पाएगा, वो क्या है? सॉल्वेंट है। प्रोपराइटर का मतलब मालिक जिसने धंधे में पैसा लगाया है। और फाइनल अकाउंट्स का मतलब जो आप ईयर एंड पे बनाओगे प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट, उसका बोलेंगे हम फाइनल अकाउंट्स। तो ये था आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।